हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के चैप्टर सेकंड के बारे में। ठीक है, तो देखिए पहला पार्ट हमारा था चैप्टर फर्स्ट के बारे में और इंट्रोडक्शन के बारे में। ये हमारा पार्ट है सेकंड। ठीक है, तो इसमें हम लोग बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के चैप्टर सेकंड के बारे में। तो देखिए इस चैप्टर सेकंड में किस बारे में बात की जाएगी? ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, संविदा के बारे में, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड वाइड एग्रीमेंट, शून्यकरणीय संविदा और शून्य करार के बारे में इस चैप्टर में बात की जाएगी। तो सबसे पहला जो सेक्शन है हमारा वो है सेक्शन नंबर 10। सेक्शन नंबर 10 कहता है कि व्हाट एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे कौन से करार हैं जो संविदा होते हैं। तो कहता है कि ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, सभी करार जो हैं वो संविदा होते हैं। कब? देखिए इसमें 5 कंडीशन बताई गई हैं। कब ऐसी कौन सी कंडीशन है जब करार जो है संविदा में परिवर्तित हो जाते हैं? देखिए सबसे पहला है फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज़, जो पक्षकार होंगे उनकी फ्री कंसेंट होनी चाहिए। दूसरा है कि पार्टी जो है वो कम्पिटेंट होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तीसरा है लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। चौथा है लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए और वो किसी भी लॉ के द्वारा वाइड नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी भी लॉ के द्वारा वाइड डिक्लेयर नहीं किया जाना चाहिए। तो ये 5 कंडीशन है जब करार जो है वो संविदा में परिवर्तित हो जाएगा। इसके बाद सेक्शन 11 कहता है कि हु आर कम्पिटेंट ऑफ टू कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे कौन से पक्षकार हैं जो संविदा करने के लिए सक्षम है। तो कहता है एवरी पर्सन इज़ कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, सभी व्यक्ति जो है वो संविदा करने के लिए सक्षम है। कब? जब वो द एज ऑफ मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ, जब एज में मेजर हो यानी कि 18+ हो। ठीक है, सभी पक्षकार 18+ होने चाहिए, साउंड माइंड के होने चाहिए और किसी भी लॉ के द्वारा डिसक्वालीफाई नहीं किए गए होने चाहिए। ठीक है, तो कम्पिटेंट पार्टी के लिए 3 शर्तें हैं। सबसे पहले तो 18+ यानी कि मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए और किसी भी लॉ के द्वारा उसको डिसक्वालीफाई नहीं किया गया होना चाहिए। इसके बाद सेक्शन 12 कहता है कि व्हाट इज़ साउंड माइंड। अब यहाँ बात आती है कि साउंड माइंड क्या होता है। तो देखिए साउंड माइंड का मतलब यह है कि संविदा करते टाइम वो इस स्थिति में हो कि वो समझ पाए कि जो हमारे बीच संविदा हो रही है, जो हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उसकी जो भी कंडीशन है उनको समझने में वो सक्षम हो। देखिए कहता है कि अ पर्सन हु इज़ यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड, कहता है एक पर्सन है जो कि अक्सर वो अनसाउंड माइंड में होता है। ठीक है, बट ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड, लेकिन कभी कभी वो सक्षम होता है, साउंड माइंड में होता है। मेक अ कॉन्टैक्ट व्हेन ही इज़ ऑफ साउंड माइंड, और वह जब कॉन्टैक्ट करता है तो वह साउंड माइंड की स्थिति में होता है, तो ऐसे में उसका कॉन्टैक्ट माना जाएगा। लेकिन अ पर्सन हु इज़ यूजुअली ऑफ साउंड माइंड, लेकिन जो अक्सर साउंड माइंड में रहता है लेकिन कॉन्टैक्ट करते टाइम वो अनसाउंड माइंड का है, ठीक है, तो फिर वो कॉन्टैक्ट नहीं माना जाएगा। इसके बाद सेक्शन 13 हमारा कंसेंट के बारे में बताता है। तो कंसेंट कहाँ डिफाइन है? सेक्शन 13 में। कंसेंट के बारे में क्या बताया गया था? 2 और मोर पर्सन, यानी कि पक्षकार संविदा करने के लिए कम से कम 2 पक्षकारों की ज़रूरत होती है हमें। तो कहता है 2 और मोर पर्सन आर सेड टू बी कंसेंट, जब 2 या 2 से अधिक लोग एक ही बात के लिए एक ही सेंस में सहमत होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंसेंट बोलते हैं। ठीक है, एक ही बात के लिए एक ही सेंस में। इसके बाद सेक्शन 14 हमारा बताता है फ्री कंसेंट के बारे में। कंसेंट तो हम समझ गए, लेकिन फ्री कंसेंट क्या होती है? कहता है कि जब कोई कंसेंट इन दिए गए पॉइंट्स पे ना ली गई हो तो वो फ्री कंसेंट होती है। अब ये पॉइंट्स कौन से हैं? तो सबसे पहला है कोहेजन। कोहेजन का मतलब होता है प्रपीड़न, जो सेक्शन 15 में डिफाइन है। इसके बाद अनड्यू इन्फ्लुएंसेस। अनड्यू इन्फ्लुएंसेस का मतलब होता है असम्यक असर, जो सेक्शन 16 में डिफाइन है। इसके बाद फ्रॉड, जो सेक्शन 17 में, फ्रॉड का मतलब कपट होता है। मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है मिथ्या प्रस्तुति, दुर्व्यपदेशन, ठीक है, जो सेक्शन 18 में डिफाइन है। इसके बाद मिस्टेक, भूल, जो सेक्शन 20 और 21, 22 में बताया गया है जिसके बारे में। तो अगर ये 5 कंडीशन हैं, ठीक है, इनके तहत अगर कंसेंट ली गई है तो वह फ्री कंसेंट नहीं होगी, बाकी जो भी होगा वो फ्री कंसेंट में आएगा। अब देखते हैं कोर्जन क्या होता है।
तो क्वेश्चन का मतलब होता है प्रपीड़न, मतलब किसी को डरा धमका के कोई सहमति ली गई हो, ठीक है। कोई कंसेंट अगर डरा धमका के ली गई है, कोई कॉन्ट्रैक्ट डरा धमका के लिया बनवाया गया है, तो वह क्वेश्चन के अंतर्गत आता है। इसके बाद सेक्शन 16 हमारा अनड्यू इन्फ्लुएंसेस के बारे में बताता है। अनड्यू इन्फ्लुएंसेस क्या होता है कि जब कोई रिलेशन, ठीक है, होता है, जब दो पार्टी के बीच में रिलेशन है, जैसे ए बी का फादर है, ठीक है, ए बी का फादर है और वह उससे कोई कांटेक्ट करता है, तो यहाँ पे बी क्या है, बी ए के अनड्यू इन्फ्लुएंस में है, ठीक है, और ए जो है वो बी को, ए जो है डोमिनेट की पोजीशन में है, ए जो है बी को डोमिनेट करता है और यहाँ पे अनफेयर एडवांटेज लेता है बी से, ठीक है। ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है जिससे उसको अनफेयर एडवांटेज मिले, तो ऐसी अगर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, अनड्यू इन्फ्लुएंसेस में किए गए कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। यानी कि अपने रिलेशन को रख के दबाव में कोई कॉन्ट्रैक्ट करना। इसके बाद सेक्शन 17 हमारा फ्रॉड यानी कि कपट के बारे में बताता है। तो देखिए फ्रॉड के लिए 5 कंडीशन है, जब ये होगा तभी फ्रॉड होगा। द सजेशन एज अ फैक्ट ऑफ दैट विच इज़ नॉट ट्रू बाय वन हु डज़ नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, ठीक है। ऐसा सजेस्ट करना जो कि सही नहीं है लेकिन अगला बिलीव करता है कि यह सही है। द एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीव ऑफ द फैक्ट, ठीक है। तीसरा है प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। चौथा है एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव। पांचवा है एनी सच एक्ट और ओमिशन एज द लॉ स्पेशली डिक्लेयर्स टू बी फ्रॉडुलेंट, ठीक है। तो ये जब ऐसी कंडीशन आती हैं तो उसे फ्रॉड एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। इसके बाद सेक्शन 18 जो हमारा आता है मिस रिप्रेजेंटेशन, किसी को मिथ्या प्रस्तुति करके, मतलब बताना कुछ और होना कुछ। कहता है द पॉजिटिव असर्शन इन अ मैनर नॉट वारंटेड बाय द इंफॉर्मेशन ऑफ द पर्सन मेकिंग इट ऑफ दैट विच इज़ नॉट ट्रू तो ही बिलीव्स इट टू बी ट्रू, ठीक है। जैसे ए और बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, और मान लीजिए ए एक हॉर्स बेचता है, ठीक है, बी को, और ये बताता है कि ये जो हॉर्स है इसमें कोई कमी नहीं है, ठीक है, ये बिल्कुल स्वस्थ है, और ये इसको बेच देता है। लेकिन जब बी इसको घर ले जाता है तो पता चलता है कि इसकी कोई बीमारी है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये उसको मिसरिप्रेजेंट किया गया, ठीक है, बताया कुछ गया और निकला कुछ। तो इस तरह से अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो मिसरिप्रेजेंट के अंतर्गत आता है। इसके बाद सेक्शन 19 हमारा कहता है कि वाइडेबिलिटी ऑफ एग्रीमेंट विदाउट फ्री कंसेंट। कहता है कि अगर कोई एग्रीमेंट जो है वो फ्री कंसेंट के किया गया है तो वाइडेबल होगा, ठीक है। तो वाइडेबल का मतलब हम लोग समझ लेते हैं, वाइडेबल और वाइड का मतलब, देखिए वाइड का मतलब होता है जो शुरुआत से ही शून्य होता है, ठीक है, और वाइडेबल का मतलब होता है कि ये शुरुआत से शून्य नहीं होता है लेकिन इसको अगर दोनों पक्षकार या कोई पक्षकार चाहे तो शून्य करा सकता है या फिर जैसा है वैसा ही बना रहने दे सकता है। तो वाइडेबल को हिंदी में बोलते हैं शून्य करणी। तो कहता है कि जो भी बिना फ्री कंसेंट के एग्रीमेंट हुए हैं वो वाइडेबल होते हैं, ठीक है। जैसे फ्री कंसेंट में तो क्वेश्चन के द्वारा अगर किया गया, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन के द्वारा किया गया है, तो ऐसे एग्रीमेंट क्या होंगे, वाइडेबल होंगे, ठीक है। इसके बाद सेक्शन 19A कहता है कि पावर टू सेट असाइड कॉन्ट्रैक्ट इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंसेस। कहता है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट अनड्यू इन्फ्लुएंस में किया गया है, अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब अपना रिलेशन दिखा के, अभी जैसे बताया कि ए जो है वो बी है, बी का फादर है, ठीक है। तो ए जो है बी को अनड्यू इन्फ्लुएंस में लेके कोई चीज़ अपने प्रभाव में करता है, ठीक है, अपना फ़ायदा करता है उससे। तो अगर बी चाहे तो कोर्ट में स्यू लाके, यानी कि कोर्ट में वाद लाके इस अनड्यू इन्फ्लुएंस से किए गए कॉन्ट्रैक्ट को सेट असाइड करा सकता है, ठीक है, ख़त्म करा सकता है। ये सेक्शन 19A में बताया गया है। इसके बाद सेक्शन 20 कहता है एग्रीमेंट्स वाइड वेयर बोथ पार्टीज़ आर अंडर मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट। देखिए सेक्शन 20 बोलता है कि यहाँ पे मिस्टेक की बात हो रही है, यहाँ पे मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बात हो रही है और
फैक्ट जो है, मिस्टेक जो है वो दोनों पार्टियों के द्वारा है, ठीक है। तो वहाँ पे अगर मिस्टेक दोनों पार्टियों के द्वारा है, वो भी फैक्ट को लेके, तो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसका इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। ए एग्रीज टू बाई फ्रॉम बी अ सर्टेन हॉर्स। ए जो है वो बी से एक घोड़ा खरीदने के लिए तैयार होता है। इट टर्न्स आउट दैट द हॉर्स वॉज डेड एट द टाइम ऑफ द बार्गेनिंग। जब उन दोनों के बीच में समझौता बातचीत चल रही थी, उसी बीच में घोड़ा मर जाता है। यहाँ पे दोनों पार्टियों को नहीं पता होता है कि घोड़ा मर चुका है, तो यहाँ पे मिस्टेक ऑफ फैक्ट दोनों पार्टियों की तरफ से है, इसलिए यहाँ पे एग्रीमेंट जो भी होगा वो वाइड हो जाएगा। आपका सेक्शन 21 कहता है कि इफ़ेक्ट ऑफ मिस्टेक एज लॉ। देखिए अभी तक फैक्ट के बारे में बात था, हमारा जो लॉ है वो कहता है कि तथ्य के मूल क्षम्य है लेकिन विधि की मूल क्षम्य नहीं है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे फैक्ट जब दोनों के मिस्टेक में था तो वहाँ पे एग्रीमेंट वाइड हो गया था। लेकिन अगर आपके लॉ का मिस्टेक है, वो भी इंडिया की लॉ की मिस्टेक है, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वाइडेबल नहीं होगा। लेकिन अगर किसी विदेशी कंट्री का लॉ है, उसमें अगर मिस्टेक हुआ है तो उसको उसी तरीके से लिया जाएगा जैसे कि मैटर ऑफ फैक्ट में, मिस्टेक ऑफ फैक्ट में लिया जाता है, यानी कि उसको भी वाइड कर दिया जाएगा। लेकिन अगर इंडिया का लॉ है तो उसमें उसको वाइडेबल घोषित नहीं किया जाएगा। इसके बाद सेक्शन 22 कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट कॉज्ड बाय मिस्टेक ऑफ वन पार्टी। अब देखिए सेक्शन 20 दोनों पार्टियों की मिस्टेक की बात करता था, लेकिन सेक्शन 22 जो है ये सिर्फ एक पार्टी की मिस्टेक की बात करता है। कहता है अगर एक पार्टी मिस्टेक करती है तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वाइडेबल नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद सेक्शन 23 कहता है कि व्हाट कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट आर लॉफुल एंड व्हाट नॉट। अब यहाँ पे कंसिडरेशन, देखिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए। तो यहाँ पे बताया गया कि ऐसे कौन से कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट हैं जो कि लॉफुल नहीं होते हैं, लॉफुल होते हैं, और कौन से नहीं होते हैं। तो कहता है कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट एंड एग्रीमेंट इज़ लॉफुल अनलेस, कहता है कि कोई भी कंसिडरेशन या फिर ऑब्जेक्ट लॉफुल होगा जब तक इट इज़ फॉरबिडन बाय लॉ, ठीक है। कहता है कि जब तक वो विधि द्वारा निषिद्ध ना हो, इज़ ऑफ सच ऑफ नेचर दैट इज़ परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविज़न ऑफ एनी लॉ। वह ऐसी प्रकृति का नहीं है कि अगर अनुज्ञात किया जाए तो वह किसी विधि के उपबंधों को विफल कर देगा, ठीक है। इट इज़ फ्रॉडुलेंट, कपटपूर्वक किया गया हो, इन्वॉल्व्स और इम्प्लाइज इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, किसी पर्सन को इंजरी कर रहा हो या उसकी प्रॉपर्टी को इंजरी कर रहा हो। द कोर्ट रिगार्ड्स इट्स एज इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, कोर्ट ने उसे इमोरल और पब्लिक पॉलिसी के विरुद्ध घोषित कर दिया हो। कहता है इन ईच ऑफ दीज केसेस द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज सेट टू बी अनलॉफुल। अगर ऊपर जितनी भी कंडीशन दी गई हैं 5, उनमें से अगर कोई भी कंडीशन होती है तो वह किस में आएगा, वो अनलॉफुल है। और एवरी एग्रीमेंट ऑफ विच द ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज़ अनलॉफुल इज़ वाइड, और किसी भी एग्रीमेंट का अगर ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन अनलॉफुल है तो वह एग्रीमेंट कैसा हो जाएगा, वाइड एग्रीमेंट हो जाएगा। देखिए इसका इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। कहता है ए बी एंड सी इंटर इनटू एन एग्रीमेंट फॉर द डिवीजन एमंग देम ऑफ गेन्स एक्वायर्ड और टू बी एक्वायर्ड बाय देम बाय फ्रॉड, द एग्रीमेंट इज वाइड। कहता है ए बी सी ने एक फ्रॉड किया और उससे मनी इकट्ठा की, अब वो आपस में बांटने के लिए विवाद कर रहे हैं, तो अगर इसमें वो कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ऐसा एग्रीमेंट उनका वाइड एग्रीमेंट कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे वो फ्रॉड करके आए थे और ये ऑब्जेक्ट क्या है, अनलॉफुल है। इसके बाद सेक्शन 24 कहता है एग्रीमेंट इज वाइड इफ़ कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट अनलॉफुल इज इन पार्ट। कहता है कि अगर कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट का कुछ भाग भी अनलॉफुल है तो वो भी क्या होगा, वाइड होगा। देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें देखने की वाली बात है। सेक्शन 23 में ये बताया गया है कि अगर कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है तो वाइड होगा, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि अगर इन पार्ट में है, ठीक है, अगर कुछ हिस्सा भी है तो भी वो वाइड होगा। तो ये दोनों सेक्शन अलग अलग हैं, इनको ध्यान से समझिएगा। इसके बाद सेक्शन 25 कहता है कि एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वाइड अनलेस इट इज़ इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड और इज़ प्रॉमिस टू कंपनसेट फॉर समथिंग डन बाय। देखिए कहता है कि बिना कंसिडरेशन के जो एग्रीमेंट होगा वो वाइड होगा,
लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी हैं कि जिसमें वो वाइड नहीं होता है। तो ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है? तो ऐसी 3 कंडीशन है। कहता है कि अगर 2 लोगों के बीच में, ए और बी के बीच में नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, पति पत्नी है, ठीक है, और उनके बीच में कोई कॉन्टैक्ट होता है, तो उसमें अगर कंसिडरेशन नहीं है तो वह वाइड नहीं होगा। दूसरा कहता है कि इट इज़ अ प्रॉमिस टू कंपनसेट होली और इन पार्ट पर्सन हु इज़ ऑलरेडी वॉलंटरी डन समथिंग फॉर प्रॉमिसेस। अगर ए और बी हैं, ठीक है, और ए ने बी के लिए पास्ट में कुछ पहले से कुछ कर रखा है, ठीक है, और उसके लिए बी जो है उसको 10,000 रुपये देता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ वो वाइड नहीं होगा, क्योंकि कंसिडरेशन के लिए दोनों तरफ से कुछ होना चाहिए। लेकिन ए जो है वो बी के लिए पास्ट में कुछ कर चुका है, ठीक है, तो उसके लिए बी जो है उसको 10,000 रुपये देता है, तो यहाँ पे ये जिनके बीच में जो एग्रीमेंट होगा वो वाइड नहीं होगा। इसके बाद इसका इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। कहता है ए प्रॉमिस फॉर नो कंसिडरेशन टू गिव टू बी 1000, दिस इज़ अ वाइड एग्रीमेंट। कहता है ए बिना किसी प्रॉमिस के बी को 1000 रुपये देता है। यहाँ पे जो कंसिडरेशन है, यहाँ पे जो एग्रीमेंट है वो वाइड होगा, क्योंकि एक पक्ष दूसरे को सिर्फ दे रहा है, उसे कुछ ले नहीं रहा है, जबकि कंसिडरेशन के लिए लेना और देना, लेन देन होना चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से ये एग्रीमेंट जो होगा वो वाइड हो जाएगा। इसी प्रकार से कहता है कि ए फाइंड बी पर्स एंड गिव्स इट टू हिम। ए बी की पर्स प्राप्त करता है और उसको वापस कर देता है। बी प्रोमिसेस टू गिव ए 50 रुपये। बी ए को प्रॉमिस करता है कि वह उसको इसके बदले में 50 रुपये देगा, तो दिस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये क्या हो गया? एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इसके बाद 26 कहता है कि एग्रीमेंट इज़ रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज अवॉइड। अगर कोई एग्रीमेंट इसलिए है कि किसी के मैरिज में, किसी के विवाह में अवरुद्ध पैदा करने के लिए है, तो ऐसे एग्रीमेंट क्या हो जाएंगे? वाइड हो जाएंगे। तो मैरिज से संबंधित कोई भी एग्रीमेंट वाइड होगा, ये किसमें है? सेक्शन 26 में है। इसके बाद एग्रीमेंट इज़ रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड वाइड। कहता है अगर किसी के व्यापार को क्षति पहुंचाने के लिए कोई एग्रीमेंट किया गया है, तो ऐसे एग्रीमेंट भी वाइड हो जाएंगे। इसके बाद सेक्शन 28 कहता है कि अगर कोई एग्रीमेंट लीगल प्रोसीडिंग को हानि पहुंचाने के लिए किया गया है, तो ऐसे एग्रीमेंट भी वाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो इनको मैं डायरेक्ट सेक्शन से याद कर रखना है। तो 26 में मैरिज के लिए है, मैरिज को अवरुद्ध करने के लिए अगर कोई एग्रीमेंट किया जाता है तो वो वाइड हो जाएगा। 27 में ट्रेड के लिए, व्यापार के अवरोधक करने के लिए कोई करार किया जाता है तो वो शून्य हो जाएगा। 28 में विधिक कार्रवाइयों को अवरोधक करने के लिए कोई करार किया जाता है तो वह शून्य हो जाएगा। इसके बाद सेक्शन 29 कहता है एग्रीमेंट वाइड फॉर अनसर्टेनिटी। कहता है अगर अनिश्चितता है, अगर एग्रीमेंट में अनिश्चितता है तो वह क्या हो जाएगा? ऐसा एग्रीमेंट वाइड हो जाएगा। जैसे ए एग्रीज टू सेल बी। ए जो है वो बी को 100 टन ऑफ ऑयल सेल करने के लिए एग्री होता है। देयर इज़ नथिंग वॉट एवर टू शो व्हाट काइंड ऑफ ऑयल वॉज इंस्टेटेड। देखिए यहाँ पे ये नहीं पता है कि किस तरह का ऑयल है, मिट्टी का तेल है, सरसों का तेल है, पेट्रोल है, डीजल है, क्या है, कुछ नहीं, बस 100 टन ऑफ ऑयल है। तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी है, ठीक है, निश्चितता नहीं है, क्या चीज़, कौन सा तेल ले रहा है, कोई निश्चित नहीं। तो ऐसे एग्रीमेंट क्या हो जाएंगे? वाइड हो जाएंगे। इसके बाद सेक्शन 30 कहता है एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर वाइड, ठीक है। देखिए सेक्शन 30 कहता है कि अगर कोई सट्टे के लिए, जैसे ए और बी एक एग्रीमेंट करते हैं कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के मैच में, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के मैच में कौन जीतेगा, इसके लिए ये एक सट्टा लगाते हैं, ये जुआ खेलते हैं कि अगर इंडिया जीतेगी, ए कहता है बी से अगर इंडिया जीतेगी तो तुम हमें 50,000 रुपये दोगे, इसका इनके बीच में एक एग्रीमेंट बनता है। तो ऐसे जो एग्रीमेंट बनते हैं वो क्या होंगे? वाइड होंगे। कोई भी सट्टे से संबंधित या जुए से संबंधित कोई भी अगर एग्रीमेंट बनता है तो वह सारे एग्रीमेंट वाइड होंगे, ठीक है। तो ये था हम लोग का आज का वीडियो, जिसमें हम लोग ने चैप्टर 2 में सेक्शन 30 तक कवर किया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के लिए वीडियो काफ़ी यूज़फुल होगा।
इसमें आप लोग LLB फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस भी कवर कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों की वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। और ऐसे ही हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सारे पार्ट लाएंगे, सारे चैप्टर को डिस्कस करेंगे। और जो भी आपको कमेंट में दिक्कत हो तो हमें कमेंट में ज़रूर करें। धन्यवाद।